procedure. After connecting the cell whose EMF is to be calculated. After connecting the cell whose EMF is to be calculated. After connecting the cell whose EMF is to be calculated, we slide the jockey over the potentiometer wire. बेटा लिखते हैं स्लाइड किया मगर करते नहीं है रियलिटी में, ठीक है? वी स्लाइड द जॉकी ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक. लेट एट पॉइंट P1, कहां तक स्लाइड कर दिया? लेट अप टू पॉइंट कौन सा? P1. ठीक. पॉइंट P1. The potential difference between the points A and P1. VA P1 is less than E. Is less than E. Is less than E. So the cell E will dominate. So the cell E will क्या बेटा? Dominate. And the current will flow. कहां से कहां फ्लो करेगा? देखो ऐसे फ्लो करेगा. इस सेल में से करंट बाहर निकलेगा. जो सेल जीतता है वो डिस्चार्ज होता है, जो हारता है वो चार्ज होता है. बोलो हाँ कि ना? तो सेल E will dominate and the current will flow from E A P1 E. E A P1 E. लिखो E A P1 E. और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन किधर आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा. बोलो हाँ कि ना? And the galvanometer will show the deflection towards left hand side. क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे. तो डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा? इस तरफ. ये जीरो होता है, इधर डिफ्लेक्शन आएगा. ठीक है? And the galvanometer will show the deflection towards left hand side. ठीक है? ठीक. पैरा चेंज. Now suppose we touch the jockey at point P2. We touch the jockey at point P2. We touch the jockey at point P2. We touch the jockey at the point P2. We touch the jockey at the point P2 such that the potential difference between the points A and P2, such that potential difference between the points A and P2 on the wire is greater than the EMF of the cell. थोड़े से दूरी पर टच किया था तो वायर के पोटेंशियल डिफरेंस सेल की EMF से कम रह गया था. बहुत आगे टच कर दिया P2 वाले पॉइंट पे तो A और P2 के बीच का जो वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल की EMF से क्या हो गया? ज्यादा. तो सेल अब हारेगा कि जीतेगा? सेल हारेगा. और जो हारता है उसको क्या होता है? चार्ज की डिस्चार्ज? डिस्चार्ज की चार्ज? चार्ज होता है. ये करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा. और डिफ्लेक्शन किधर आएगा? राइट की तरफ. बोलो हाँ कि ना? Such that potential difference between the points A and P2 is greater than the EMF of the cell. So the current will flow inside the cell. क्या मेरी बात समझ में आई?
आउटसाइड नहीं, उसके अंदर लौट के जाएगा। आपके मोबाइल का चार्जर जीत जाता है और आपका मोबाइल हार जाता है, इसलिए चार्जर में से करंट कहां जाता है? मोबाइल के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? द करंट विल फ्लो इनटू द सेल और इनसाइड द सेल इन द डायरेक्शन, बताओ कैसे फ्लो करेगा? ई से P2, P2 से A और A से E। बताओ हाँ कि ना? देखो, E से P2, P2 से A और A से E, A से अंदर जा रहा है E के, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम E P2 A E, E P2 A E, उल्टा करंट फ्लो कर जाएगा इसके अंदर। और डिफ्लेक्शन किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट। जो करंट बेटा इसमें ऐसे फ्लो के जा रहा है ना, तो करंट अगर ऐसे फ्लो के जा रहा है तो सुई बीच में जीरो दिखाती है, सुई इस तरफ चली जाएगी, इसका मतलब करंट अंदर फ्लो करता है। बोलो हाँ कि ना? एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, and the galvanometer will show the deflection the galvanometer will show the reflection and the galvanometer will show the deflection towards right hand side, will show the deflection towards right hand side। ठीक है, अब इससे एक चीज समझ में आ गई कि हमें P1 वाले पॉइंट से पहले नहीं जाना है और P2 वाले पॉइंट के आगे नहीं जाना है, क्योंकि P वाले पॉइंट पर कौन जीत रहा है? सेल। और P2 वाले पॉइंट पे कौन जीत रहा है? इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं पर, जहां पे ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, और वही पॉइंट निकालना है, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। तो इससे हमने क्या तय कर लिया कि किस पॉइंट के आगे नहीं जाना है और किस पॉइंट से पीछे नहीं जाना है। अब बैलेंसिंग पॉइंट जो आएगा वो पक्का P1 से आगे आएगा और P2 के पीछे आएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक। नाउ वी स्लाइड द जॉकी, पैरा चेंज कर देना। नाउ वी स्लाइड द जॉकी away from P2 towards point P1. Now we slide the jockey away from क्या? Away from point P2 towards point P1। आगे नहीं ले जाएंगे, पीछे लाएंगे। Away from point P2 towards point P1। And find out a point where if, and find out a point where if, and find out a point where if the jockey is placed, where if the jockey is placed, there is no deflection in the galvanometer। बोलो हाँ कि ना? There is no deflection in the galvanometer। There is no deflection in the galvanometer। तो आपने जॉकी को कहां पर रख लिया? P वाले पॉइंट पर। जैसे ही आपने P वाले पॉइंट पर रखा, इसकी सुई ना तो लेफ्ट जाएगी ना राइट, ठीक बीच में आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब क्या निकलता है कि इस सर्किट के अंदर अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ना कोई सेल जीत रहा है ना कोई सेल हार रहा है। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब ये निकलता है कि जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है कहां का? ए और P1 का, ए और P का, वो ना तो ईएमएफ से ज्यादा है सेल के, ना ईएमएफ से कम है, एग्जैक्टली उसके बराबर है कि नहीं? अरे बोलना पड़ेगा हाँ कि ना? इसलिए P वाले पॉइंट को बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट, और लेंथ निकाल लेंगे कहां से? ए वाले पॉइंट से P वाले पॉइंट तक की दूरी।
बोलो हाँ कि ना। सपोज दैट पॉइंट इज P, लिखो सपोज दैट पॉइंट इज P, सपोज दैट पॉइंट इज P, सपोज दैट पॉइंट इज कौन सा बेटा, P, ठीक। सपोज दैट पॉइंट इज P, known as balancing point, known as balancing point. So the potential difference between the points A and P, so the potential difference between the points A and P, so the potential difference between the points A and P, A and P, potential difference between the points A and P is exactly equal to the EMF of the cell. क्या मेरी बात समझ में आई? Is exactly equal to the EMF of the cell E, is exactly equal to EMF of the cell E. ठीक, ना तो ज्यादा ना कम, exactly बराबर, is exactly equal to the EMF of the cell E. पक्का? सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, एल ए पी को एल मान लेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग लेंथ। इफ K is the potential gradient, K times of L1 और K times of L is equal to VAP, और ये exactly EMF of the cell के बराबर हो जाएगा। तो EMF of the cell आ जाएगा K times of L, जहां पर K है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर और L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हर प्रोसेस में जहां भी पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल किया जाएगा यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि जॉकी को आपको वायर पे स्लाइड करके तब तक उसे टच करते रहना है जब तक कि डिफ्लेक्शन होना बंद ना हो जाए। जैसे ही डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम मान लेंगे P, उस पॉइंट को हम मान लेंगे P, वो होगा बैलेंसिंग पॉइंट, और A से P तक की लंबाई को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। ग्रेडियंट आपके पास पता होगा तो K टाइम्स ऑफ L किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल, यानी कि A और P के बीच का पोटेंशियल, और उस समय वो ना तो सेल के ईएमएफ से कम होगा ना उससे ज्यादा, वो एग्जैक्टली उसके बराबर होगा। तो K टाइम्स ऑफ L इज इक्वल टू E के बराबर आ जाएगा। इसके बाद जब हम जितने भी डायग्राम बनाएं, कुछ भी करें, बैलेंसिंग पॉइंट निकालने का तरीका और उससे ईएमएफ निकालने का तरीका यही होगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। भले ही इस चीज को आप बाद में किसी भी और नई चीज को फाइंड आउट करने में इस्तेमाल कर लें, मगर प्रोसीजर सब में एक सा होगा। आपको बैलेंसिंग पॉइंट निकालना होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे जॉकी को टच करने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये इसका प्रोसीजर है। ध्यान से आपने इसको लिख लिया, पक्का चेक कर लो, चाहो तो एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से, और कोई डाउट अगर रह गया हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लो। इसके बाद मैं कराऊंगा हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, उसका डायग्राम डिफरेंट बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल एक बार ढंग से पढ़ लीजिए पूरे प्रोसीजर। अब हम इतनी थ्योरी बेटा अब नहीं लिखेंगे ना कि खिसकाएंगे, लेफ्ट लाएंगे, राइट ले जाएंगे, इतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे। प्रोसीजर ये रहेगा, बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। चलिए सब देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिए, हाथ उठाइए और मुझसे बात कर लीजिए।
संभव जैन कुछ पूछ रहे हैं, बताइए सब क्या कह रहे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अच्छे से आ रही है बेटा, बताओ। सर, ऐसा पॉसिबल है कि एक पोटेंशियोमीटर में एक से ज्यादा जॉकी हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही का इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है सर। और ए- सर, एक चीज जो पूछनी थी कि पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या है जो आप कह रहे थे कि इसके कनेक्शंस में दिक्कत हो सकती है हमको? मैंने कहा था कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है अगर तुम भूल जाओ कि कौन सा तार कहाँ जोड़ा था, क्योंकि अभी इसके बाद जो डायग्राम बनाऊंगा ना वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से, अभी तो मैंने तुमको एलिमेंट्री डायग्राम से सिखाया है, बिल्कुल बेसिक। एक वायर है पोटेंशियोमीटर का, एक इसमें ड्राइविंग सेल लगा हुआ है। रियलिटी में जाके देखोगे तो जो पोटेंशियोमीटर आपको दिखाई देगा वो अब इसके बाद में बनाना शुरू करूंगा। इसलिए 3-4 डायग्राम बनेंगे और हर एक केस के अंदर अलग अलग कनेक्शन किया जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है कि हर एक का कनेक्शन आपको पहले से पता हो। अगर कनेक्शन भूल जाओगे तो टीचर फिर वहां पे चेक करते टाइम आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा काट देगा। तो कनेक्शंस की मैंने कहा था, कनेक्शंस याद कर ले। क्या ओके मेरी सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी और को डाउट हो तो हाथ ऊपर करके मुझसे बात कर लो बेटा। कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बड़े अच्छे बच्चे निकले भाई, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बैलेंसिंग पॉइंट का प्रोसीजर सिखा चुका हूं तो कहीं भी बैलेंसिंग पॉइंट निकालना होगा तो यही तो करोगे, जॉकी को स्लाइड करोगे, जहां पे डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा वहीं पे चिल्लाओगे 2 बार, बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। ए से पी तक की लंबाई को नाप लोगे, वही बैलेंसिंग पॉइंट होगा। के में के क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहला काम क्या करते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। याद है, वी ए बी डिवाइडेड बाय एल ए बी इज इक्वल टू के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक। अब दूसरा दूसरा इस्तेमाल किसका? पोटेंशियोमीटर का। हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब यहां पर मैं पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनवाऊंगा और यही है पोटेंशियोमीटर जो आपको वहां पे लैब में दिखाई देगा। ठीक। मगर अगर सोचोगे तो इससे पहले वाले पोटेंशियोमीटर के डायग्राम में पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक फंक्शन था वही यहाँ पे फॉलो होगा। भली चीजें आपको अजीब से दिखाई दें, एक की बजाय 4 तार दिखाई दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए भी एक रेजिस्टेंस वायर होता है, उस पर एक ड्राइविंग सेल लगाया जाता है, साथ में की लगी होती है, एक एमीटर लगा होता है और एक रियोस्टेट लगा होता है। जिस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है उसका पॉजिटिव कहां जोड़ते हैं? ए वाले पॉइंट से, साथ में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर लगाते हैं गैलोमीटर, फिर लगाते हैं जॉकी और वायर को स्लाइड करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा। बिल्कुल वैसे। अब जरा ध्यान से देखना बेटा।
राजी खुशी बनाओ बेटा इसको, पहले तो बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल मत सोच के बनाना कि पोटेंशियोमीटर है, बस इसको जैसा बना हुआ है वैसा ध्यान से बनाओ, पहले समझाऊंगा इसको अच्छे से, जल्दी से बनाओ। हो गया बेटा? तुम्हें लग रहा होगा ये डायग्राम बड़ा अलग है पहले वाले डायग्राम से, मगर अगर सोचोगे तो बिल्कुल वही डायग्राम, बिल्कुल अलग नहीं है, एलिमेंट्री वही चीज है। हो गया साहब? अब जरा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस वायर, इसमें भी है, वहां पे 1 मीटर का था, यहाँ पे 4 मीटर लंबा है, एक ए से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ए भी एक रेजिस्टेंस वायर दिखाई दे रहा है। इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर पॉजिटिव जोड़ा जाता है ड्राइविंग सेल का, देखो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव ड्राइविंग सेल का, यहाँ ये पॉजिटिव है, ए से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव है, रियोस्टेट लगा है, की लगा है, एमीटर लगा है, बी से जुड़ा हुआ है, बताओ हाँ कि ना? जिस सेल का ईएमएफ लगा निकालना होता है उस सेल का पॉजिटिव जोड़ते हैं, कहां पर? उसी पॉइंट पर जहां पे ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव लगा होता है, चेक करो, यहां पर है, बिल्कुल है, देखो दो सेल हैं, दोनों का ईएमएफ कंपेयर करें, दोनों का पॉजिटिव यहां जोड़ दिया है। अब यहां पर क्या किया गया है, ध्यान से देखना, अगर तुम इस डायग्राम को ढंग से जूम करके देखो तो यहां पर क्या किया गया है, गौर से देखो, दोनों सेल को, दोनों सेल का पॉजिटिव जोड़ दिया गया है ए वाले पॉइंट से, है कि नहीं? मगर दोनों सेल के नेगेटिव किसी से जोड़े नहीं है, उनको एक टू वे की से जोड़ दिया गया है, कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि ये दो कनेक्शंस हैं, ये देखो, पहले आप लोग देख लो, ये हैं, अगर मैं इसको ऊपर टच कर दूंगा तो ये सर्किट बन जाएगा, और नीचे टच कर दूंगा तो नीचे वाला सेल काम करना शुरू कर देगा। इसको अगर मैं इस टू वे की को ऐसे जोड़ दूंगा, देखो ऐसे बनी है टू वे की, इसको अगर ऊपर टच कर दूंगा तो ऊपर वाला सेल का नेगेटिव जुड़ जाएगा, और नीचे ज्वाइन कर दूंगा तो नीचे वाले सेल का नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो एक बार में एक ही तो कनेक्शन होगा। तो अगर मैं इस टू वे की को ऊपर ऐसे खिसका देता हूं तो वो वाला सेल काम करेगा, ये वाला सेल बाहर निकल जाएगा, और इसको मैं अगर ऐसे जोड़ देता हूं तो ये वाला सेल काम करेगा, वो वाला सेल निकल जाएगा। पूरा का पूरा अरेंजमेंट दोबारा से ना खोलना पड़े, इसलिए दोनों सेल के पॉजिटिव पहले ही जोड़ दिए हैं, कहां पर? ए वाले पॉइंट पर, और दोनों के नेगेटिव में लगा दी है एक टू वे की, जो ऊपर फ्लिक कर जाती है, ऐसे फ्लिक करोगे तो ऊपर वाला, और नीचे ऐसे फ्लिक करो नीचे वाला। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर तुम गौर से देखो तो ये वही तो डायग्राम है जो हमने ईएमएफ को निकालने के लिए बनाया था, बस फर्क इतना है कि इसमें पोटेंशियोमीटर की शक्ल थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, मगर एलिमेंट्री सब कुछ वही है। एक रेजिस्टेंस वायर है ए बी, उस पर ड्राइविंग सेल लगाया हुआ है,
और ईएमएफ जिसका निकालना है उसका पॉजिटिव ए से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स से, फिर गैल्वेनोमीटर से और फिर जॉकी से, जिसको हम वायर एबी पे स्लाइड कर सकते हैं। मगर क्योंकि यहाँ पे हमें दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है, इसलिए आपने उन दोनों सेल का पॉजिटिव ए वाले पॉइंट पर जोड़ के रखा हुआ है और नेगेटिव वाले खाली छोड़ दिए हैं। चेक करना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाले देखो खाली छोड़ दिए, नेगेटिव वाले जो हैं वो खाली छोड़ दिए देखो, और वहां पे लगा दी है टू वे की। बस आपको सेल E1 को का ईएमएफ नापना है, E1 नापना है, तो स्विच को ऊपर फ्लिक कर दीजिए, तो ऊपर वाला सेल काम करेगा सर्किट में, और बैलेंसिंग पॉइंट निकाल लीजिए, वही प्रोसीजर। नीचे वाले सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, स्विच को नीचे फ्लिक कर दीजिए पोजीशन 2 के ऊपर, चेक कर लो अपने डायग्राम के अंदर, तो कौन सा सेल काम करेगा, नीचे वाला सेल काम करेगा, E2 काम करेगा, बैलेंसिंग पॉइंट निकाल लोगे, और कोई फर्क नहीं। ठीक, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो ध्यान से, अगर तुम गौर से देख रहे हो तो मैंने पीले रंग के वायर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बनाए हैं, चेक करो। वर्टिकल वायर को मैंने व्हाइट रंग से बनाया है, नोटिस कर रहे हो? क्योंकि होता क्या है कि जो ए बी रेजिस्टेंस वायर है ना बेटा, वो एग्जैक्टली 4 मीटर का है। 1 मीटर का ये पीस है, 1 मीटर का ये पीस है, 1 मीटर का ये पीस है, और 1 मीटर का ये पीस है। तो करते क्या है कि वायर यहां से यहां तक रेजिस्टेंस वायर है, फिर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी गई है, फिर यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस वायर है, फिर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी गई है, फिर यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस वायर है, फिर कॉपर की स्ट्रिप लगा दी गई है, और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस वायर है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इस रेजिस्टेंस वायर को ही, पीले वाले वायर को ही ऐसे करके घुमा लेता, तो मुझे यहां पर स्केल ऑल लगाना पड़ता उसकी लंबाई को नापने के लिए, फिर बैलेंसिंग पॉइंट इन वाले पॉइंट्स, वर्टिकल वाले पॉइंट्स पर भी कहीं ना कहीं आ सकता था। बोलो हाँ कि ना? तो मुझे ये लेंथ ऐसे नापनी पड़ती, और फिर लेंथ मुझे स्केल से ऐसे नापनी पड़ती, और कहीं कहीं पे तो वायर ट्विस्ट हुआ है, तो अगर मान लो किसी कॉर्नर इस वाले पॉइंट पर बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता, तो एग्जैक्ट लेंथ निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1-1 मीटर के 4 पीस ले लिए पोटेंशियोमीटर के वायर के, और एक वायर को यहां से यहां तक रखा, फिर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, फिर दूसरे वायर को यहां से यहां तक रखा, फिर कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, फिर ऐसे ही मैं इस तरह से कॉपर की स्ट्रिप को लगाता चला गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा कि अब कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट इन कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है, 0, फिर रेजिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि बैलेंसिंग पॉइंट कभी इन वर्टिकल वाले पीसेस के ऊपर नहीं आ सकता। इससे मुझे एक्स्ट्रा स्केल यहां पे नहीं लगाना पड़ेगा और यहां पे नहीं लगाना पड़ेगा। 0 to 100 सेंटीमीटर, फिर 0 to 100 सेंटीमीटर, फिर 0 से 100 सेंटीमीटर, और 0 से 100 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना? तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केल से काम चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने व्हाइट कलर की कॉपर की स्ट्रिप्स को वहां पे बना दिया गया है। क्या मेरी बातें समझ में आई बेटा कि नहीं आई? व्हाइट कलर की कॉपर की स्ट्रिप्स को मैंने वहां पे लगा दिया है, ताकि कभी भी इन वर्टिकल वाले पोर्शंस के ऊपर बैलेंसिंग पॉइंट ना आ पाए। तो अगर एलिमेंट्री डायग्राम देखा जाए तो बिल्कुल यही तो है, बस यहां पर थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दी है। पहले ये सेल मैंने ऊपर रखा था, और जिन सेल का ईएमएफ निकालना था उनको मैंने नीचे रखा था। उससे क्या फर्क पड़ता है तुम कहां रखते हो? अरे बोलो हाँ कि ना? करंट तो वैसे ही फ्लो करेगा। अब आप एक बल्ब का होल्डर लें, उसमें बल्ब लगाएं और उसमें तार लगा के बल्ब को जलाना शुरू कर दें। अब बल्ब की पोजीशन तुम कमरे में कैसी भी चेंज कर दो, बल्ब तो वैसे ही जलने वाला है ना बेटा, कि करंट तो वैसे ही फ्लो करेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बल्ब तुमने कहां पे रखा हुआ है? अरे बोलो हाँ कि ना? तो कनेक्शन तो सारे के सारे वैसे ही, बस प्लेसमेंट मैंने अलग कर दिया। ये पहले मैंने यहां बनाया था और इन दोनों को नीचे बनाया। ठीक, क्या आपको डायग्राम में समझ में आ गया अच्छे से कौन सा कनेक्शन कहां पे किया हुआ? सोच लो ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, इनमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो हाथ उठाओ और मुझसे बात कर लो। आ गया समझ में? ठीक, अब लिखो, ये 2 स्टेप में काम होगा, थ्योरी इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी हम कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका हूं। पक्का लिखो। स्टेप 1, स्टेप 1, टू वे की किस पोजीशन पर आएगी? टू पोजीशन 1। टू वे की को कहां पे स्विच कर दिया? ऊपर की तरफ, ताकि वो 1 से कनेक्ट हो जाए। बोलो हाँ कि ना? So the cell E1 is in the circuit. So the cell E1 is in the circuit.
So the cell E1 is in the circuit. So the cell E1 is in the circuit. So the cell E1 is in the circuit. पक्का? And then we find out the balancing point. अब क्या लिखवाना पड़ेगा कि पहले P1 टच करो, फिर P2 टच करो, फिर P1 निकल के आए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? Then we find out the balancing point. Suppose it is P1. पहले वाले सेल के लिए P1, तो यहां पर आ गया बैलेंसिंग. Suppose it is P1. LAP1 is equal to L1 मान लो. बताओ हाँ कि ना? LAP1 is equal to क्या मान लिया हमने? A से लेके P1 तक की लंबाई क्या मान लिया हमने? L1. If K is the potential gradient, K times of L1 is equal to K times of L1 is equal to VAP1 और ये exactly सेल के EMF के बराबर होगा. बोलो हाँ कि ना? क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. बैलेंसिंग पॉइंट निकाल लिया है ना, तो A से लेके P1 तक का जो वायर पे ड्रॉप होगा वो exactly किसके बराबर होगा? सेल E1 के EMF के बराबर. तो K times of L1 is equal to VAP1 is equal to E1. तो यहां से हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाती है. E1 की हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या? E1 की हमारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी? ये आ जाती है K टाइम्स ऑफ L1. और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टेप 1 में E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 निकाल लिया. पक्का? ठीक. अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप के अंदर टू वे की to the position two-way key to the position P2. two-way key to the position कौन सा? P2. two-way key to the position P2. सॉरी बेटा, two-way key to the position 2. P2 नहीं, किस पे कर देंगे? नीचे की तरफ फ्लिक कर देंगे ना उसको. टू वे की तो ऊपर वाली है ना, उसको कहां फ्लिक कर देंगे? नीचे की तरफ, ताकि कौन सा सेल काम करना शुरू कर दे? E2 वाला. Second step, two-way key to the position 2. So the cell E2 is in the circuit. So the cell E2 two-way key to the position 2. अरे बोलो हाँ कि ना? So the cell E2 is in the circuit, and we again find out the balancing point. And we again find out क्या बेटा? The balancing point. And we again find out the balancing point. And we again find out the balancing point. And we again find out the balancing point. मान लिया ये कहां गया? Let it is at P2. LAP2 इसको L2 मान लो. K times of L2 is equal to VAP2 होगा, और ये exactly किसके बराबर होगा? ये EMF of the cell E2 के बराबर होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगेन बैलेंसिंग पॉइंट निकाल लिया. वो कहां पर आया इस बार? अब देखो, ये नहीं है कि तुम कहो साहब कि हमेशा ये आगे ही आएगा ना बेटा, ये तो जनरल पॉइंट है. आगे भी आ सकता है पहले वाले पॉइंट से, और पीछे भी आ सकता है. अरे बोलो हाँ कि ना? कुछ लोग सवाल पूछते हैं, सर ऐसा हमेशा होगा कि पहले वाले सेल का हमेशा P1 कम लेंथ पर आएगा और P2 ज्यादा लेंथ पर आएगा? बिल्कुल नहीं, कहीं भी आ सकता है बेटा. जनरल पॉइंट मान लिए P1 P2. अरे बोलो हाँ कि ना? तो K टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू VAP2, और वो एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस A और P2 के बीच का किसके बराबर होगा?
सेल E2 के EMF के बराबर, तो E2 की यहां से वैल्यू आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से K टाइम्स ऑफ L2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय E2 K टाइम्स ऑफ L2। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कट गया आराम से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए हाँ कि ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल। इस तरह से आप दो सेल की इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। आपने देखा मेजर जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं फिर ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, वो तो एक ही चीज है, बस उसका इस्तेमाल दूसरा कर लिया है। दूसरी बात, इसमें जो मेन चीज है ना बेटा, इसमें जो मेन चीज है वो है ये डायग्राम। अगर ये आपको याद नहीं रहा और आपने कुछ और गलत डायग्राम बना दिया, कोई तार कहीं का कहीं जोड़ दिया, तो फिर चाहे आप इसमें बेटा गीता के रहस्य लिखाना इसके अंदर। बोलो हाँ कि ना। मिशन टू मार्स की सारे उसमें डिकोड कर देना सारी कॉन्सेप्ट, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक बार में याद हो जाएगा? भूल जाओ, क्योंकि अभी दो और बनाने हैं ऐसे, एक में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक में रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे एक्सटर्नल। तो सोचो तो याद कैसे रख पाओगे? बार बार प्रैक्टिस कर। प्रोसीजर सिंपल सा, और ये चीज एग्जैक्टली अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा ना, तो लैब में तुम जब जाओगे तुम्हें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मालूम पड़ा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में यही वाला, तुम्हारा जब प्रैक्टिकल हुआ तो यही वाला आ गया कि ईएमएफ कंपेयर करके बताओ, क्योंकि ये आपके एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट है ये वाला, हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर के चारों जो प्रोसीजर है वो आपके चारों एक्सपेरिमेंट में आएंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो अगर आपको ये डायग्राम याद नहीं होगा तो क्या आप कनेक्शन कर पाओगे वहां पे? रियलिटी में नहीं कर पाओगे। बोलो हाँ कि ना। जो लोग इसको पढ़ाते हैं वो तक गलती कर देते हैं वहां पे कनेक्शन करने में, तो आपकी तो फिर बात ही बहुत दूर की है। इसलिए इनको बना बना के याद करना है। बात समझ में आ रही है? प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा, हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब जो हम यहां पे करेंगे वो करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी और सवालों के लिए भी। तीसरा प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। how to find out how to find out internal resistance of a given cell, how to find out the internal resistance of a given cell with the help of potentiometer, with the help of potentiometer. These ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो हाँ कि ना। डायग्राम समझो इसका। अब पोटेंशियोमीटर वैसे ही बनाएंगे जैसे इससे पहले वाले में बनाया था। बात समझ में आ रही है? वो जो बेसिक एलिमेंट्री डायग्राम था वो नहीं बनाएंगे अब, तो जो चार तारों वाला बनाया ना बेटा वही बनाया करेंगे। ठीक, सर मैं 5 तार का बना सकता हूँ, शौक से बनाओ। और सर 6 तारों का? हाँ हाँ, बना सकते हो।
और पेपर में कुछ और ना आए तो 50 को तार लगा देना, टाइम कटेगा कैसे? बोलो हाँ कि ना? ऐसा नहीं होगा, पेपर आप अच्छा करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो मैंने यहाँ पर की थोड़ी डिफरेंट बनाई है, देख रहे हो? ये भी की का सिंबल होता है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? ये भी की का सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव बी डैश रियोस्टेट पी ए डी। अब इसमें एक बहुत खास बात होने वाली है, वो बताता हूँ। अब देखो मैंने इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है कि नहीं किया है? क्यों किया है? अरे वही तो निकालना है। इससे पहले वाले डायग्राम में जो एक्स्ट्रा वाला ऑक्सिलरी सेल था उसके अंदर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया था, इसमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही तो निकालना है। ठीक, इस सेल का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पर है रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये की 1 लिख रहा हूं और ये की 2 लिख रहा हूं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स 2 लिखा है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स 1 लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इस डायग्राम को और इससे पहले वाले डायग्राम को आज क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 2-2 4-4 बार बनाना बहुत जरूरी है। ये सर्किट डायग्राम है उस सेटअप का, ये सर्किट डायग्राम है उस सेटअप का जिस सेटअप के अंदर हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डायग्राम में एक चेंज आया है तगड़ा वाला, क्या? कि जो सेल हमारे पास होता है जिसका ईएमएफ हम निकालते थे, एक तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है और साथ में पैरेलल में उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया है। चेक करो, रेजिस्टेंस बॉक्स का नाम रख दिया है RB2 और उसके साथ जो की लगाई है मैंने K2। तो यहाँ पे 2 कीज हैं बेटा, एक K1 की है जो हमेशा से होती थी, यहाँ पर K2 की एक्स्ट्रा आ गई है। रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा लगाते हैं, याद है कि नहीं? यहाँ भी लगाया है, मगर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है इन पैरेलल विद द ऑक्सिलरी सेल। कौन सेल? ऑक्सिलरी सेल। इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल और इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सेल, याद है कि नहीं? तो ऑक्सिलरी सेल के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से सीख जाओ, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट